हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने मोल कंसेप्ट के इस थर्ड लेक्चर में हम लोग स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से हम स्टोइचियोमेट्री का यूज करते हैं रिएक्शंस में, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टोइचियोमेट्री के बारे में। स्टोइचियोमेट्री क्या होती है? ठीक है, सपोज करते हैं अगर हमारे पास एक सिंपल सी रिएक्शन लेते हैं हम अमोनिया की फॉर्मेशन की, जैसे कि N2 प्लस H2 गिविंग अमोनिया। ये हमने रिएक्शन ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो अगर हम बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन बन जाएगी N2 प्लस 3H2 गिविंग 2 अमोनिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं जो कि रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट्स है यही तो बता रहे हैं ना कि इसके अंदर नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं। ये स्टोइचियोमेट्री क्या बताती है कि रिएक्शन की शक्ल क्या है, रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और हमें कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितने मोल्स चाहिए, वो सब क्या बताती है, हमें स्टोइचियोमेट्री बताती है। तो स्टोइचियोमेट्री क्या है, जो रिएक्शन की शक्ल के बारे में बताए, रिएक्शन के बारे में बताए कि इसमें कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनिया के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हाफ होता, रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं दूसरे तरीके से, यहाँ पे हाफ होता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आधा नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, इसका मतलब है कि हाफ मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्री के बारे में हमने जाना कि स्टोइचियोमेट्री क्या है। बैलेंसिंग के बाद ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं जो रिएक्टेंट्स के बारे में बताते हैं और प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनको हम स्टोइचियोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टोइचियोमेट्री होती है ये किस तरीके से रिएक्शन में काम आती है उसके बारे में देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास 6 मोल हाइड्रोजन है, 6 मोल हाइड्रोजन है, हमें बताना है कि अगर हमें रिएक्शन करानी है तो नाइट्रोजन के कितने मोल चाहिए। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री में क्या होता है, अगर हमें एक भी रिएक्टेंट के बारे में पता है ना, तो हम दूसरे रिएक्टेंट के बारे में उस स्टोइचियोमेट्री से आसानी से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, देखो वो देखते हैं। देखो स्टोइचियोमेट्री को देखो हम 3 तरीके से डील करते हैं। पहला तरीका हम डील करेंगे मोल्स की टर्म्स में, वही हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास बोला है कि हमारे पास 6 मोल हाइड्रोजन के हैं, तो यहाँ पे रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोजन के कितने मोल्स चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमें एक रिएक्टेंट के बारे में पता है, हमें दूसरे रिएक्टेंट के बारे में पता लगाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टोइचियोमेट्री अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का 1 मोल जो है हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है। नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि 3 मोल हाइड्रोजन अगर है तो वो 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है। तो 1 मोल अगर हाइड्रोजन होगा, इसको हम रिवर्स में लिख सकते हैं कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर 3 मोल हाइड्रोजन होगा तो फिर कितने मोल चाहिए नाइट्रोजन के रिएक्ट करने के लिए? अगर यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन है तो 1 मोल चाहिए। अगर 1 मोल हाइड्रोजन होता तो कितने मोल चाहिए होते नाइट्रोजन के? 1/3 मोल नाइट्रोजन चाहिए होते, यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन के लिए 1/3 मोल चाहिए। क्वेश्चन में हमारे पास कितने मोल्स गिवन है? हमारे पास 6 मोल हाइड्रोजन गिवन है, यानी कि 6 मोल हाइड्रोजन अगर है तो उसके लिए हमें 2 मोल नाइट्रोजन चाहिए रिएक्ट करने के लिए। क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ इतना गिवन था कि 6 मोल हमारे पास हाइड्रोजन है, बताओ कि नाइट्रोजन के कितने मोल चाहिए। तो हमने इस स्टोइचियोमेट्री का यूज करके ये जो हमारे पास ये कोफिशिएंट्स है जो हमने बैलेंसिंग से देखे, उनका यूज करके हमें बताया कि यहाँ पे हमारे पास कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। ऐसे ही हम अमोनिया के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे अमोनिया कितना बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो लिमिटिंग रिएजेंट वाला एक कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई होता है, प्रोडक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, वो हम तब बात करेंगे जब हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो अब आपको समझ आ गया होगा कि स्टोइचियोमेट्री का यूज करके हम लोग कैसे बताते हैं कि अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट गिवन है तो हम दूसरे रिएक्टेंट के बारे में कैसे बात करेंगे। ये हमने डील करा था मोल्स की टर्म्स में, ऐसे ही हम लोग मास की टर्म्स में भी डील कर सकते हैं। देखो मास की टर्म्स में कैसे डील करेंगे, अगर क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमारे पास 20 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बताओ पूरा रिएक्शन करने के लिए कितनी नाइट्रोजन चाहिए। अब वो मास की टर्म्स में बात कर रहा है, तो मास की टर्म्स में कैसे बात करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास हमें बोला था कि 1 मोल नाइट्रोजन
3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। अब मोल को मास में तो आपको कन्वर्ट करना आता ही है। 1 मोल नाइट्रोजन का क्या मतलब है, 28 ग्राम नाइट्रोजन, यानी कि जो 28 ग्राम नाइट्रोजन है वो कितने ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, 3 × 2 यानी कि 6 ग्राम नाइट्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। मतलब कि जो 6 ग्राम हाइड्रोजन है वो 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए कितनी नाइट्रोजन चाहिए, 28/6। क्वेश्चन में हमसे बोला था कि हमारे पास 20 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 20 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए कितनी नाइट्रोजन चाहिए, 28/6 × 20। इतनी ग्राम हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन के लिए हमें चाहिए। यानी कि अब हमारे पास क्वेश्चन में अगर 20 ग्राम हाइड्रोजन हमें पता थी तो हमने नाइट्रोजन के बारे में पता लगा लिया कि हमें इतनी नाइट्रोजन यहाँ पे चाहिए रिएक्शन के लिए। कैसे, इसी स्टोइचियोमेट्री का यूज करके हम लोगों ने पता लगाया। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्री को मैंने बोला कि हम 3 टर्म्स में डील कर सकते हैं। पहला हमने डील किया मोल की टर्म में, जो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट्स होते हैं उन्हीं को ही हमने मोल की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। दूसरा हमने डील किया मास की टर्म्स में, मोल्स को मास में कन्वर्ट कर दो। सिमिलर तरीके से आपको यूनिटरी मेथड लगाना है और यहाँ पे देखना है कितना हमारे पास नाइट्रोजन होगा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, एक और तरीका यहाँ पे होता है स्टोइचियोमेट्री से डील करने का। वो क्या होता है, देखो नाइट्रोजन, सपोज ये क्या है, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस। सिमिलर रिएक्शन हम लोगों ने ली है, गिविंग 2 अमोनिया गैस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने पहले डील किया मोल से कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होंगे, आप सभी ने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, PV = nRT। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर हम मोल्स की जगह वॉल्यूम पे बात करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट ले लिया गैसेस के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो हमारे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो गैसेस है, तो हम मोल्स की जगह वॉल्यूम की टर्म्स में भी डील कर सकते हैं। कैसे डील कर सकते हैं, देखो 1 मोल नाइट्रोजन, हमने बोला कि 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो यानी कि वॉल्यूम की टर्म्स में अगर हम बात करें तो 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन जो है वो 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। वॉल्यूम में ml भी हो सकता है कि अगर 1 लीटर नाइट्रोजन जो है वो 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, या 1 ml नाइट्रोजन जो है वो 3 ml हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। यानी कि अगर हमारे रिएक्टेंट्स गैसियस फॉर्म में है और कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर दिया है तो हम मोल्स की जगह वॉल्यूम की टर्म्स में भी डील कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता कि सपोज यहाँ पे हमारे पास हमने 15 ml हाइड्रोजन लिया है, बताओ कितना नाइट्रोजन चाहिए, बड़ी इजीली बता सकते थे। देखो कैसे, कि 3 ml हाइड्रोजन जो है वो 1 ml नाइट्रोजन चाहिए उसको रिएक्ट करने के लिए। 3 ml को 3 वॉल्यूम को 1 वॉल्यूम चाहिए, मतलब 3 ml को 1 ml नाइट्रोजन चाहिए, 3 ml हाइड्रोजन को। तो 15 ml, तो 1 ml हाइड्रोजन को कितनी नाइट्रोजन चाहिए होगी, 1 ml को चाहिए 1/3। तो 15 ml हाइड्रोजन को कितनी नाइट्रोजन चाहिए, 15 ml को चाहिए 15/3, यानी कि 5 ml नाइट्रोजन, 5 ml नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, तो 5 ml नाइट्रोजन चाहिए यहाँ पे हमने रिएक्ट करने के लिए। तो हमने क्या देखा कि स्टोइचियोमेट्री में हम 3 तरीके से डील कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमने देखा कि हम मोल्स की टर्म्स में डील करेंगे। दूसरा हमने क्या किया, मास की टर्म्स में देखा कि मास की टर्म्स में कैसे डील कर सकते हैं। तीसरा हमने देखा कि अगर गैसेस है हमारे पास तो किस तरीके से हम वॉल्यूम की टर्म्स में डील कर सकते हैं अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन है H2 गैस प्लस ½ O2 गैस गिविंग वाटर, और ये वाटर किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, हमसे वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन के 5 वॉल्यूम यानी कि 5 ml प्रेजेंट है, बताओ वाटर कितना बनेगा। ठीक है, बताओ वाटर कितना बनेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 ml बनेगा तो हम लोग स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करके निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम की बने तो वॉल्यूम की टर्म्स में निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वॉल्यूम की टर्म्स में डील नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो गैसियस फॉर्म में है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है। वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स की तभी प्रोपोर्शनल होगा जब हमारी सारी स्टेट्स कैसी होगी, गैसियस स्टेट में होगी। अगर ये गैसियस फॉर्म में होता ना, हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता तो ये गैसियस फॉर्म में होता और तब हम वॉल्यूम की टर्म्स में डील करके बता सकते थे कि वाटर कितना बनेगा। लेकिन यहाँ
यहाँ पे हम लोग नहीं बता सकते कि वाटर कितना बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि स्टोइशियोमेट्री क्या होती है, किस तरीके से हम स्टोइशियोमेट्री को रिलेट करते हैं और किस तरीके से हम स्टोइशियोमेट्री का यूज करके बताते हैं एक रिएक्टेंट से बाकी रिएक्टेंट्स के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे जब हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन के लिए क्वेश्चन 2019 में जेईई मेंस में 9 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टोइशियोमेट्री लगाने आनी चाहिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अगर ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का मास हमने लिया है 445 ग्राम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है CO2 गैस प्लस वाटर लिक्विड। हमें बताना है कि यहाँ पे कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म्स में हम लोग बात नहीं कर रहे, तो स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, चाहे सॉलिड है लिक्विड है कुछ भी है। अगर वॉल्यूम की टर्म्स में बात करते तो ये गैसियस होना चाहिए था, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन में हमें बताना है कि यहाँ पे वाटर कितना बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरीके से डील कर सकते हैं, मोल्स की टर्म्स में भी और मास की टर्म्स में भी। मुझे मोल की टर्म में डील करना ज्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं मोल की टर्म्स में डील करती हूँ। बाकी आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ काम नहीं करना आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है हमेशा, देखो इसके 2 मोल है और इसके 163 मोल है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है। और अगर कोई भी स्पीशीज, कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट होता है ना, तो वो कभी भी डिटरमाइन नहीं करता कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, याद रखना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक्सेस में है, वो जितना मर्जी पड़ा रहे, साथ वाला रिएक्टेंट होगा ही नहीं तो रिएक्शन कहां से होगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेस में है, तो इससे डिपेंड ही नहीं करेगा कि हमारा वाटर कितना बनेगा। डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ हमारे इस रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यही बताएगा कि वाटर कितना बनेगा। तो स्टोइशियोमेट्री से देख लो, इसके 2 मोल से हमें 110 मोल्स वाटर मिल रहा है, ठीक है। वही लिख लेते हैं कि 2 मोल्स ऑफ C57H110O6 gives 110 moles of water, 110 moles of water, ठीक है। यानी कि 2 मोल से 110 मोल मिल रहे हैं, तो इसके 1 मोल से कितना मिलेगा, इसके 1 मोल से मिलेंगे 110/2 मोल वाटर, 110/2 मोल वाटर, ठीक है। इतने मोल्स वाटर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कितने मोल्स गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास मास गिवन है इसका, तो हम मोल्स कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मोल्स क्या हो जाएगा, जितना हमारे पास गिवन मास है, और गिवन मास कितना है 445 ग्राम, और इसका मोलर मास आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा 57 × 12 प्लस 110 × 1 प्लस 6 × 16। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा सॉल्व करके, तो आपका मोलर मास आ जाएगा 890, यानी कि जो मोल्स होंगे वो होंगे 445/890, यानी कि 1/2, यानी कि हाफ मोल्स, 0.5 मोल्स। हमने क्या देखा कि इसका 1 मोल इसके 110/2 मोल्स वाटर दे रहा था, तो इसके हाफ मोल क्या देंगे, इसके हाफ मोल्स क्या देंगे 110/2 × 1/2, यानी कि 110/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 27.5 मोल्स वाटर, यानी कि जब हमने 445 ग्राम ये वाला कंपाउंड लिया हमने, तो हमारे पास आंसर आया कितना 27.5 मोल्स वाटर बने। लेकिन हमसे क्वेश्चन में मास पूछा था, तो मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दो, इन मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, इसमें तो आप परफेक्ट ही होंगे, तो आपका पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, और ये सॉल्व करके आएगा 495 ग्राम। तो अपने ऑप्शंस में देखें हम, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि देखा हमने क्या, सिर्फ स्टोइशियोमेट्री को रिलेट करना आना चाहिए। देखो अब यहाँ पे अगर ये एक्सेस में ना होता ना, तो आपको देखना पड़ता, तो आगे जो हम लिमिटिंग रीजन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ना, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रीजन कौन सा है, वो आपको तब समझ आएगा जब मैं उसके एग्जांपल लूंगी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हमारे पास एक रेजिन है, ठीक है, एक कमर्शियल रेजिन है। देखो वाटर जो होता है, हार्ड वाटर, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। वाटर की सॉफ्टनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, उन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को बाहर निकालते हैं ताकि वो निकल जाए और वाटर कैसा, वाटर की सॉफ्टनिंग हो जाए, ठीक है। जिनमें से एक तरीका होता है वाटर सॉफ्टनिंग का रेजिन वाला, कि हम क्या करते हैं, रेजिन से वाटर को पास कराते हैं। रेजिन क्या करती है, उनमें प्रेजेंट, वाटर में प्रेजेंट जो आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस या फिर मैग्नीशियम आयंस, उनको ट्रैप कर लेती है और वाटर की सॉफ्टनिंग हो जाती है। तो वहां पे आप सभी लोगों ने ये पढ़ा होगा ये मेथड, तो इसी मेथड की एप्लीकेशन का ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में जेईई मेंस में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास रेजिन का फॉर्मूला दिया है C8H7SO3Na,
ठीक है, हमें बोला है कि ये रेजिन अगर हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस अपटेक कर सकती है अगर हम मोल पर ग्राम रेजिन की बात करें तो, ठीक है, अगर हम मोल पर ग्राम रेजिन की बात करें तो ये कितने मैक्सिमम आयंस अपटेक कर सकती है। तो देखो रेजिन का फॉर्मूला है C8H7SO3Na, ठीक है, माइनस Na+। इसको अपटेक करना है कैल्शियम को, रेजिन क्या था, एक कॉलम था उसमें रेजिन थी, ऊपर से हमने वाटर डाल दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ये जो रेजिन है ना, ये कैसी रेजिन है, कैटायन एक्सचेंजर रेजिन है, क्योंकि ये जो Na+ आयन है ना, ये वो एक्सचेंज करेगा किसी दूसरे कैटायन के साथ। अब देखो ये जो कैल्शियम एक्सचेंज हो रहा था इस पे तो +2 चार्ज था, लेकिन इस Na पे +1 चार्ज है, यानी कि एक कैल्शियम 2+ के लिए हमें 2 मोल चाहिए होंगे ना इसके, तभी तो यहाँ पे -2 आएगा और ये कैल्शियम आयन अपटेक हो पाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, C8H7SO3 माइनस C8H7SO3 माइनस, इसके 2 मोल होंगे तभी ये -2 चार्ज आएगा, तभी ये इस कैल्शियम 2+ को अपटेक कर पाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। तो यानी कि एक कैल्शियम 2+ आयन के लिए हमें इसके 2 मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए अपटेक करने के लिए। तो 2 मोल रेजिन जो है, तो 2 मोल जो रेजिन है वो एक कैल्शियम आयन अपटेक कर रही है, यानी कि जो 1 मोल रेजिन होगा, जो हमारा 1 मोल रेजिन होगा वो ½ मोल कैल्शियम आयन अपटेक करेगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था मोल पर ग्राम में, रेजिन की टर्म्स में मोल पर ग्राम में, तो अगर हमें क्या करना है, पर ग्राम करना है तो इसको मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। रेजिन का मोलर मास हमें गिवन है 206, तो 1/206 मोल पर ग्राम रेजिन कितना कैल्शियम आयन अपटेक करेगा, ½ × 1/206, यानी कि 1/412 मोल पर ग्राम कैल्शियम आयन। इतने कैल्शियम आयन जो है मोल पर ग्राम ये रेजिन अपटेक करेगी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो स्टोशियोमेट्री आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजन रहती है बच्चों को इस टॉपिक में, ठीक है। और वो टॉपिक क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। वो टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, लिमिटिंग मतलब ऐसी स्पीशीज जो रिएक्शन में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ठीक है। एक हमने क्या किया, एक रिएक्शन हम लोग चला रहे थे, सपोज अमोनिया के फॉर्मेशन ही चला रहे हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग अमोनिया, ठीक है। एक स्पीशीज है जो बहुत ही ज्यादा एक्सेस में है और एक स्पीशीज है जो बहुत ही कम अमाउंट में है, ठीक है। तो जो बहुत ही ज्यादा एक्सेस में है वो तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है, और एक ऐसी स्पीशीज है जो बहुत कम अमाउंट में है। तो अब जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है अमोनिया, वो तो उसी पे डिपेंड करेगा ना कि कम स्पीशीज में, कम अमाउंट में कौन सी स्पीशीज है, ठीक है। सपोज कर लो हाइड्रोजन बहुत एक्सेस में, हमने उसके 1000 मोल ले लिए, लेकिन नाइट्रोजन के हमने 10 ही मोल लिए, ठीक है। तो यानी कि ये जो 10 मोल है नाइट्रोजन की, यही तो बताएंगे ना कि अमोनिया कितना बनेगा, क्योंकि अगर ये नाइट्रोजन ही खत्म हो गया तो हाइड्रोजन रिएक्शन किसके साथ करेगा, ठीक है। यही पे एप्लीकेशन यूज होती है किसकी, लिमिटिंग रिएजेंट की। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो ये बताता है कि रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। क्योंकि यही नहीं पता, क्योंकि अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पता होगा, 2 रिएक्टेंट दिए हम नहीं बता सकते। अब देखो कैसे पता लगाते हैं किसी भी रिएक्शन में कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है, A गिविंग B, अब यहाँ पे B कितना बनेगा ये A पे डिपेंड करेगा, कोई दूसरा रिएक्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक रिएक्शन है A + B गिविंग C, अब C कितना बनेगा ये A पे भी डिपेंड कर सकता है और B पे भी डिपेंड कर सकता है। कैसे, देखो सपोज करो A 4 मोल है, B 6 मोल है, तो यहाँ पे स्टोशियोमेट्री 1-1 ही मान लेते हैं हम लोग, तो एक A से एक C बन रहा है, यानी कि अगर हम A को देखें तो अगर A से बताए तो C कितना बनना चाहिए, 4 मोल, ठीक है। और अगर हम B से बताए तो B कितना बनना चाहिए, B के अकॉर्डिंग बताए तो C कितना बनना चाहिए, 6 मोल बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हमें नहीं पता ना यहाँ पे कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो बताएगा कि C कितना बनेगा, तो यहीं पे अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट किसका, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा, जो जल्दी खत्म हो जाएगा वही बताएगा। देखो ये 4 मोल है, ये 6 मोल है, इसके 1 मोल के साथ इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, यानी कि इसके 4 मोल के साथ इसका 4 मोल ही रिएक्ट करेगा। ये तो एक्सेस में बच गया ना, B तो हमारे पास एक्सेस में है, अब A तो खत्म हो जाएगा, तो ये A ही क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है जो बताएगा कि C प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग डील करते हैं एक मैकेनिज्म के थ्रू, एक रिएक्शन के थ्रू, तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो रिएक्शन है, सेम रिएक्शन लेते हैं, N2 + 3H2 गिविंग 2 अमोनिया, ठीक है।
लिमिटिंग रीजन निकालने का देखो क्या मेथड होता है, यहाँ पे बैलेंस कर ली रिएक्शन। सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर देना। बैलेंस नहीं करोगे तो बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ गलत हो जाएगा। सबसे पहले बैलेंस करना है आपको, बैलेंस करने के बाद बाकी चीजें देखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है वो कि 6 मोल हमारे पास नाइट्रोजन है और 6 मोल हाइड्रोजन है, बताओ अमोनिया कितना बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अमोनिया है वो हम नाइट्रोजन के थ्रू भी बता सकते हैं और हाइड्रोजन के थ्रू भी बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू बताएंगे तो अमाउंट अलग आएगा, हाइड्रोजन के थ्रू बताएंगे तो अमाउंट अलग आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और देखना है कि यहाँ पे अमोनिया कितना बनेगा। एक बार मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को देखना है। देखो, 1 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। ये मेथड है, बता रही हूँ, समझा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट मेथड क्वेश्चंस को कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है। 1 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। कितने मोल नाइट्रोजन प्रेजेंट है? 6 मोल। तो 6 मोल नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 6 × 3 यानी कि 18। तो अगर ये 6 मोल है तो इसको 18 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तभी रिएक्शन पूरी होगी। लेकिन यहाँ पे तो 6 ही मोल प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब कि चाहिए थे 18 मोल, प्रेजेंट कितने हैं? 6 मोल। यानी कि ये तो जितने चाहिए उतने प्रेजेंट नहीं है, ये रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाएगा। और ये क्या है? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि LR है। तो कोई भी ऐसी स्पीशीज जितनी हमें रिक्वायर्ड है, अगर उससे कम प्रेजेंट है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा प्रेजेंट है तो उसके साथ वाला लिमिटिंग रिएजेंट। सिंपल सी बात है, जितना चाहिए अगर उससे कम है तो वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाता है तो यही बताएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितना बनेगा, ठीक है। तो इसका एक और सिंपल तरीका देख लेते हैं हम लोग। सिंपल तरीके में आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो, N2 + 3H2 गिविंग 2 अमोनिया। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना। 6 मोल इसके गिवन है, 6 मोल इसके गिवन है। पूछा है क्वेश्चन में कि बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 है स्टोइचियोमेट्री। क्या करो, जो मोल्स है ना, मोल्स को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो। 6/1 6, 6/3 2। तो जो छोटा नंबर होगा ना वही लिमिटिंग रिएजेंट। अब 2 छोटा है, 6 बड़ा है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। कुछ नहीं करना, मोल्स गिवन है, मोल्स को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो। मास गिवन होगा ना क्वेश्चन में, तो मास को मोल्स में कन्वर्ट करो, फिर स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना, मोल्स को डिवाइड कर देना है स्टोइचियोमेट्री से। अब वो पूछ रहा है कि बताओ अमोनिया कितना बनेगा, ठीक है। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है तो यही बताएगा कि अमोनिया कितना बनेगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका अप्लाई होगा? लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है, स्टोइचियोमेट्री का, ठीक है। तो देखो 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया दे रहा है। 3 मोल हाइड्रोजन देगा क्या? एक सेकेंड, 3 मोल हाइड्रोजन देगा 2 मोल अमोनिया। तो 1 मोल हाइड्रोजन कितना अमोनिया देगा? 2/3। क्वेश्चन में प्रेजेंट है 6 मोल, तो 2/3 × 6 यानी कि हमारे पास 4 मोल अमोनिया फॉर्म होगा, 4 मोल अमोनिया फॉर्म होगा, ठीक है। तो हमने बता दिया अमोनिया कितना बनेगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जब आपके पास रिएक्टेंट गिवन हो कि ये इतने इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है? देखना है कि क्या कोई लिमिटिंग रिएजेंट है या फिर नहीं है। अगर है तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, मोल्स को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करो, फिर स्टोइचियोमेट्री का यूज करके क्या करो? प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कैलकुलेट करो। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो कि पूछा गया था जेईई मेंस में 2019 में 9 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में। देखो वही रिएक्शन दी हुई है, देखो अमोनिया की फॉर्मेशन की। बोल रहा है कि इनमें से किस में डाइहाइड्रोजन एक लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो देखो पहले देख लेते हैं, सबसे पहले चलते हैं। कुछ नहीं करना, यहाँ पे नाइट्रोजन गिवन है कितना? 56 ग्राम, हाइड्रोजन गिवन है 10 ग्राम। मैंने बोला मास गिवन है, मोल्स निकाल लो, ठीक है। मोल्स कितने होंगे? 56/28 यानी कि 2 मोल, 10/2 यानी कि 5 मोल। अब नाइट्रोजन की स्टोइचियोमेट्री 1 है, हाइड्रोजन की 3 है, तो ये हो जाएगा 2/1 2 और 5/3 1.6। तो कौन सा छोटा नंबर है? ये छोटा नंबर है, तो हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि बताओ हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट किसमें है, तो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। बाकी में भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। 35 नाइट्रोजन का मास है और 8 हाइड्रोजन का है, तो 35/28 और 8/2। 35/28 कितना हो जाएगा? 1.25, 8/2 हो जाएगा 4। अब इसकी कितनी थी? इसकी यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री थी नाइट्रोजन की, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन की स्टोइचियोमेट्री 1 थी तो 1.25/1 और इसकी थी 3 तो 4/3 यानी कि 1.33। अब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पे
नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है या फिर नहीं है, तो इसमें नाइट्रोजन है तो ये इनकरेक्ट है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, बाकी के ऑप्शंस में भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जो छोटा नंबर होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब इसमें क्या होगा, लास्ट पार्ट में आपके पास दोनों का सेम अमाउंट होगा, तो दोनों का जितना अमाउंट रिक्वायर्ड था उतना ही आएगा, तो यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, दोनों ही बता सकते हैं कि अमोनिया कितना बनेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, मोल्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे पहले क्या करना था, मोल्स में कन्वर्ट करना था, स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करना था, जो छोटा नंबर आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन 1981 में पूछा गया था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है देखो, और सिंपल है, कुछ नहीं करना। वो बोल रहा है कि जब हम बेरियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं Na3PO4 के साथ, ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, बेरियम फॉस्फेट बनेगा Ba3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, अब सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, बैलेंस नहीं करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस करना है 3BaCl2 प्लस 2Na3PO4, ये बन जाएगा। देखो अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड है और 0.2 मोल Na3PO4 है। बताओ ये कितना मैक्सिमम अमाउंट बन सकता है। ठीक है, अब दो रिएक्टेंट है, सबसे पहले तो देखो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, वही बताएगा ना कि ये कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखेंगे, 0.5/3 और एक सेकेंड यहाँ पे 0.2/1, गड़बड़ होगी यहाँ पे कुछ शायद। हाँ देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट है 0.5 और ये प्रेजेंट है 0.2, तो सिंपल डिवाइड कर दो 0.5/3 और 0.2/2, तो ये आएगा 0.1 और ये ज्यादा आएगा, तो यानी कि यही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यही बताएगा कि हमारा बेरियम फॉस्फेट कितना बनेगा। अब क्या करना है, स्टोइचियोमेट्री से बताना है कि कितना बनेगा, 2 से 1 बन रहा है, तो 0.2 से कितना बनेगा, 0.1 बनेगा, यही आंसर होगा हमारा। तो खुद को सॉल्व करके देखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एलआर पहले देखना है कौन सा है और उसके बाद बताना है प्रोडक्ट कितना होगा। तो यहाँ पे मैंने दो कॉन्सेप्ट्स कवर अप कर दिए हैं, स्टोइचियोमेट्री का और लिमिटिंग रिएजेंट का। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज उन्हें मेंशन करिए। थैंक यू वेरी मच, और हमारे डाउटनेट चैनल को सब्सक्राइब करिए।